अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज के इस लेक्चर में हम सेलुलर रिस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन जिसे ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ पर मैंने वर्ड सेलुलर रिस्पायरेशन यूज़ किया है। सेलुलर इसलिए लिखा है ताकि आप रिस्पायरेशन को गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग से कंफ्यूज ना करें, बिकॉज ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज इज़ द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, वाइल सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म। सेलुलर रिस्पायरेशन को इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, सो द रिस्पायरेशन विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द सेल इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड इज़ ब्रेक डाउन एंड एटीपी रिलीज्ड। सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के सेल के अंदर हो रहा होता है और हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और अगर आपको पता हो कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस या मैकेनिज्म बोलते हैं। एंड दिस सेलुलर रिस्पायरेशन इज आल्सो द फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस। फूड मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक दे मे बी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमारा फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पर होगा और कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज पर हमारा फोकस होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं फिर लिपिड्स की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, और अगर लिपिड्स के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो फिर उसके बाद प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर मैंने ओवरऑल इक्वेशन लिखी है रिस्पायरेशन की, और ये एक एरोबिक रिस्पायरेशन की इक्वेशन है। अगर आप गौर करें तो पता चलेगा ये फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। रिस्पायरेशन इस प्रोसेस का रिवर्स है। रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो रही होती है। 36 एटीपी रिलीज हो रहे हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस। ऐसी रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। रिस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एरोबिक रिस्पायरेशन नीड ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो भी एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी। तो ऐसे कौन से सेल हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आल्दो उनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते बल्कि ऑक्सीजन को टारगेट एरियाज तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है। और अब बात है कि ऑक्सीजन कहाँ पे नहीं होती। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाती है, लाइक ड्यूरिंग रनिंग और इंटेंस एक्सरसाइज, तो फिर उस टाइम मसल सेल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। अब दूसरी जो टाइप है उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन के बगैर ही होती है बॉडी के अंदर। वैसे ये बॉडी में रेयर ही होती है और कम मिकदार में ही एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लाइक 2 एटीपीज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में 36 एटीपी जनरेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर एन एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अब इनके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन अकर्स इन 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकंड इज Krebs cycle एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी लिख दिया है। ग्लाइकोलिसिस ऐसा स्टेप है जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन में होता है। अगर रिस्पायरेशन एरोबिक हो, यानी अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, तो फिर एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट होगी। तो फिर उस एरोबिक रिस्पायरेशन में ये दोनों स्टेप्स Krebs cycle और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होते हैं, और फिर उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब हम पहले ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाई मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन breakdown. So glycolysis is the breakdown of glucose into 2 molecules of pyruvate and a net gain of 2 ATP molecules.
ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक दोनों रिस्पायरेशन में होता है और 2 एटीपी एनर्जी हासिल होगी। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट इन 2 phases. फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये मुख्तलिफ सीरीज ऑफ प्रोसेस में जाकर 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बना देता है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी कह सकते हैं और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, दोनों मतलब एक ही मॉलिक्यूल के नेम है। मोस्टली बुक्स पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखा होता है, तो हम यही पढ़ लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर 2 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बना देता है। कौन से? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस स्टेप को प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं और इसमें 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 2 एटीपी चाहिए। इसे आप इन्वेस्टमेंट समझ लें। अब क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजरकर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बना देते हैं और इसके नतीजे में 4 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और साथ में 2 NADH भी रिलीज हो रहे होते हैं। इस फेज को ऑक्सीडेटिव फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की रिमूवल होती है और हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ देखें 4 एटीपी रिलीज हुए तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ये वो वाला 2 है जो हमने यहाँ इन्वेस्ट किया था। तो इस तरह ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास टोटल 2 एटीपी बचते हैं एज अ नेट प्रॉफिट। ये मैंने जनरल इसलिए समझाया ताकि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में कैसे कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस के लिए हमारे पास ग्लूकोज का होना ज़रूरी है जो कि 6 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड इंजाइम। यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, ये सारे विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स होते हैं। यहाँ पर एटीपी का एक फॉस्फेट टूटकर ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा और ये ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है। और आइसोमर ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजेस होंगी तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्यों बनता है? क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने साथ 2 फॉस्फेट नहीं अटैच कर सकता, बल्कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अपने साथ 2 फॉस्फेट को अटैच कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एंजाइम्स ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। यानी इस मॉलिक्यूल के अब दोनों साइड पे फॉस्फेट अटैच हो चुका है। यहाँ पर तो पहले ही अटैच था, लेकिन अब कार्बन नंबर 1 पर भी अटैच हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि यार रिस्पायरेशन में तो एनर्जी जनरेट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर तो यूज़ होती जा रही है। तो टेंशन ना लें, प्रोसेस तो कंप्लीट होने दें। यहाँ पर ये एनर्जी एज अ इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज हो रही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल बना है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये 2 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। एक मॉलिक्यूल DHAP और दूसरा मॉलिक्यूल G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है। DHAP की फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड G3P की है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस स्प्लिटिंग की वजह से इसे ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, यानी लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ये DHAP और G3P भी एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन जो सेल है वो सिर्फ G3P को यूज करता है फॉर फर्दर ब्रेकडाउन। इसलिए ये DHAP भी अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास G3P के 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्योंकि DHAP भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक आकर ग्लाइकोलिसिस का प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट फेज। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बन चुके हैं। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगी? बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ NAD। NAD हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से। इस तरह NAD खुद रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ रिडक्शन होगी। इसी वजह से यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी एक और फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ अटैच करेगी। तो इस तरह ये बाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये बाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू PGA और फॉस्फोग्लिसरेट।
जो कि एक एसिड है। ये जो मॉलिक्यूल्स के साथ 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एक तो DHAP भी कन्वर्ट हो गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और एक ऑलरेडी हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया है। 2 मॉलिक्यूल्स लिख लिए हैं G3P के। तो यहाँ NAD2 लिखा है क्योंकि 2 NAD कन्वर्ट हो रहे हैं NADH में, यानी कि एक NAD एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए आया, एक और NAD जो है वो दूसरे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए आया। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होंगे इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है ये ADP में जाकर ऐड हो जाएगा और ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट होते हैं उसमें, और फिर जब एक और फॉस्फेट उसके साथ जाकर अटैच होता है तो इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम ATP कहते हैं। तो इस तरह यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 फॉस्फेट बाहर निकले और इन 2 ADP को 2 ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह हमारे पास 2 ATP की सिंथेसिस हो चुकी है यहाँ पर। अब ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा PEP में। PEP मीन्स फॉस्फोइनोल पायरोवेट, और इस रिएक्शन में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट में, यानी ये जो फॉस्फेट है ये अगेन जाकर 2 ADP से अटैच होगा और 2 ATP की सिंथेसिस हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी काउंट करें, 2 ATP यहाँ पर सिंथेसाइज हुए, 2 ATP यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो टोटल कितने ATP सिंथेसाइज हो चुके हैं? 4 ATPs। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? सबसे पहले हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी 2 ATP की, तो इन टोटल 4 ATPs में से जब 2 ATP हम अपनी इन्वेस्टमेंट वाले निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नेट गेन प्रॉफिट है वो 2 ATP का बचेगा। सो नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज 2 ATP। इस फेज को ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। अब भाई इस पायरोवेट की किस्मत है कि अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन है तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन में चला जाएगा, और अगर ये दोनों चीज़ें एब्सेंट हैं तो फिर इस पायरोवेट से एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी। एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और क्रेब्स साइकिल के लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर से समझ आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।